दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी लिमिट्स के अंदर जीते हैं और दूसरे जो अपनी लिमिट्स को तोड़कर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे बाकी लोग नामुमकिन समझते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन से ग्रुप में होना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि असंभव को संभव करने के लिए कोई सुपर पावर चाहिए? क्या यह सिर्फ गिनी चुनी गिफ्टेड लोगों के लिए है? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। साइंस कहती है कि पीक परफॉर्मेंस कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी सीख सकता है। यही सिस्टम स्टीवन कोटलर ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में डिकोड किया है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि नंबर 1 साइंटिफिक गाइड है जो आपको असंभव को संभव बनाने का रोड मैप देती है। कोटलर खुद एक हाई परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं जो नासा, रेड बुल और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सिखाते हैं कि कैसे पीक परफॉर्मेंस हासिल की जाए। तो अगर आप अपनी जिंदगी में असंभव को मुमकिन बनाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को सिर्फ सोचने से करने तक ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हां, अगर आप सच में अपनी परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं असंभव के लिए तैयार हूं। और इस तरह के गेम चेंजिंग नॉलेज से अपडेटेड रहने के लिए द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग शुरुआत में ही थक जाते हैं? इसका जवाब है मोटिवेशन का सही इस्तेमाल। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन एक वन टाइम स्पार्क है जो अचानक आता है और आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हकीकत में मोटिवेशन एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, जिसे सही तरीके से स्टैक किया जाता है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में स्टीवन कोटलर बताते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंसानी दिमाग में दो तरह के मोटिवेशन काम करते हैं: इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा। अधिकतर लोग बाहरी प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, जैसे पैसों की जरूरत, प्रमोशन की इच्छा या किसी और की तारीफ पाने की लालसा। लेकिन यह प्रेरणा ज्यादा समय तक नहीं टिकती। असली मोटिवेशन वह होता है जो आपके अंदर से आता है, जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। स्टीवन कोटलर इस किताब में दिखाते हैं कि असली पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन को 4 चरणों में स्टैक किया जाता है: क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, पैशन, जुनून, पर्पस, उद्देश्य, ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, और मास्टरी, माहिरता। सबसे पहले आता है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। यह आपके अंदर किसी चीज को जानने और सीखने की इच्छा पैदा करती है। दुनिया के सभी महान आविष्कारक और इनोवेटर्स की जर्नी जिज्ञासा से ही शुरू होती है। जब आप किसी चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं, तो अगला स्टेप है उसे पैशन, यानी जुनून में बदलना। जुनून कोई जादू से नहीं आता, बल्कि यह जिज्ञासा पर लगातार काम करने से बनता है। जब आप किसी टॉपिक में गहराई से जाते हैं, उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो धीरे धीरे वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। जुनून के बाद आता है पर्पस, यानी उद्देश्य। जुनून आपको खुद के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, लेकिन जब वही चीज किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है, तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान म्यूजिक को पसंद करता है, तो वह गिटार बजाना शुरू कर सकता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सोचता है कि वह अपनी म्यूजिक से हजारों लोगों की मदद कर सकता है, तब यह सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि एक उद्देश्य बन जाता है। यही उद्देश्य उसे मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब आता है ऑटोनॉमी, यानी स्वतंत्रता। जब आप अपने उद्देश्य को पाकर अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, तो आपका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। यह वह स्टेज होती है जहां आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं और अपने अनुसार फैसले ले सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग इसी ऑटोनॉमी लेवल तक पहुंचकर काम करते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है मास्टरी, यानी किसी चीज में एक्सपर्ट बनना। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं।
यही मास्टरी आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हमेशा के लिए बनाए रखती है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते और मोटिवेशन को सिर्फ एक टेम्पोरेरी बूस्ट मानकर चलते हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ असंभव करना चाहते हैं तो आपको इस मोटिवेशन स्टैक को स्टेप बाय स्टेप अपनाना होगा। ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स इतना ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरी साइंस छिपी हुई है? स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि पढ़ना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को एक हाई परफॉर्मेंस लर्निंग मशीन में बदल सकता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन नई सोच विकसित करता है, नई कनेक्शंस बनाता है और तेजी से सीखने की क्षमता बढ़ाता है। यही कारण है कि सफल लोग पढ़ने को अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। रीडिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। जब आप लगातार पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन नई जानकारी को प्रोसेस करने और स्टोर करने में ज्यादा कुशल हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे आप रोजाना एक्सरसाइज करें और आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाए। पढ़ने से आपके न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते हैं, जिससे आपका दिमाग तेजी से नई चीजें सीखने लगता है। कई स्टडीज में यह साबित हो चुका है कि जो लोग रोजाना पढ़ते हैं उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ज्यादा तेज होती हैं और वे प्रॉब्लम सॉल्विंग में दूसरों से आगे होते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है मानसिक मॉडल एक्सपेंशन। जब आप अलग अलग विषयों पर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए मानसिक मॉडल्स बनते हैं। ये मॉडल्स आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं तो आपका माइंड सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी, बिजनेस, फिलॉसफी और इतिहास जैसी अलग अलग फील्ड्स की किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इन सभी के बीच कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि सबसे इनोवेटिव लोग अलग अलग विषयों का गहरा ज्ञान रखते हैं और उसे अपने काम में लागू करते हैं। तीसरा फायदा है डीप फोकस और अटेंशन स्पैन का विकास। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, यह सब हमारी फोकस करने की क्षमता को कम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ने की आदत डालते हैं तो आपका दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की कला सीखता है। रीडिंग आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वह गहराई से सोच सके, लंबी और जटिल जानकारी को प्रोसेस कर सके और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित कर सके। यही कौशल आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। चौथा बड़ा फायदा है न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्रिएटिविटी बूस्ट। जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नए पैटर्न्स सीखता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जब आप महान लीडर्स, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स की कहानियां पढ़ते हैं तो आप उनके सोचने के तरीके को समझने लगते हैं। यह आपके अपने आइडियाज और सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। दुनिया के कई सफल लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी सबसे बड़ी इनोवेटिव आइडियाज उन्हें पढ़ने से ही मिले। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि अगर आप अपने सीखने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको पढ़ने को अपनी डेली हैबिट बनाना होगा। यह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आप आर्टिकल्स, जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जो भी पढ़ें उसे एक्टिवली प्रोसेस करें, उस पर सोचें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जब आप इस तरह पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है और आप किसी भी स्किल में तेजी से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कई चरणों से होकर गुजरता है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि स्किल डेवलपमेंट एक कर्व की तरह काम करता है जिसमें अलग अलग फेज होते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें तो आप किसी भी स्किल को तेजी से सीख सकते हैं और मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस कर्व को नहीं समझते, इसलिए वे जल्दी हार मान लेते हैं या गलत तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में कोटलर ने
द एक्सपर्टाइज कर्व को विस्तार से समझाया है, जो यह दिखाता है कि कैसे हम किसी भी नए कौशल में शुरुआत से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचते हैं। सबसे पहला फेज है कॉग्निटिव स्टेज। जब आप कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है। यह एक स्लो लर्निंग फेज होता है, जहां आप कई गलतियां करते हैं, चीजों को बार बार दोहराते हैं और आपके दिमाग में बहुत सी कंफ्यूजन होती है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर स्टेप पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, यह सब बहुत जटिल लगता है। इस फेज में सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस स्किल को अपनाने लगता है। दूसरा फेज है एसोसिएटिव स्टेज। इस फेज में आपकी स्किल धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, गलतियां कम होने लगती हैं और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। अब आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को पहचानने लगता है और आपके मूवमेंट्स या डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप गाड़ी चलाने में थोड़े अनुभव हासिल कर लेते हैं तो अब आपको हर छोटी चीज पर अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हाथ और पैर अपने आप सही समय पर सही एक्शन लेने लगते हैं। इस फेज में लोग बेहतर तो हो जाते हैं, लेकिन अब भी वे एक्सपर्ट लेवल से काफी दूर होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फेज है ऑटोनोमस स्टेज। जब कोई स्किल आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे बिना ज्यादा सोचे कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जहां उनका प्रदर्शन एफर्टलेस और स्मूथ हो जाता है। यह वही फेज है जब एक प्रोफेशनल एथलीट बिना ज्यादा सोचे अपने बेस्ट मूव्स कर सकता है, या एक अनुभवी म्यूजिशियन बिना स्कोर शीट देखे गिटार बजा सकता है। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए डिलिबरेट प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। कॉटलर बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, खासकर पहले और दूसरे फेज में। जब चीजें मुश्किल लगने लगती हैं तो कई लोग सोचते हैं कि वे इस स्किल में अच्छे नहीं बन सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि मास्टरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही होता है जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर आप इस दौर में टिके रहते हैं और लगातार खुद को चुनौती देते रहते हैं तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस कर्व को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप यह जान पाते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने में कितना समय और मेहनत लगेगी। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाकर किसी भी स्किल को सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप तेजी से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। यही तरीका दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है और यही तरीका आपको भी असंभव को संभव बनाने में मदद कर सकता है। किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत किया जाए तो यह सफर तेज और प्रभावी बन सकता है। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि हर महान एथलीट, कलाकार, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट ने 5 खास स्टेप्स को अपनाकर अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल की है। ये स्टेप्स कोई जादू नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस और परफॉर्मेंस साइकोलॉजी पर आधारित हैं, जो यह बताते हैं कि हमारा दिमाग नई स्किल्स को कैसे सीखता है और उसे एक्सपर्ट लेवल तक कैसे ले जाया जा सकता है। अगर आप भी किसी स्किल में तेजी से मास्टर बनना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को अपनाना बेहद जरूरी है। पहला स्टेप है कॉग्निटिव लोड ऑप्टिमाइजेशन। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश करता है, जिससे लर्निंग स्लो हो जाती है। मास्टरी हासिल करने के लिए आपको इस कॉग्निटिव लोड को कम करना होगा। इसका मतलब है कि आप एक समय में सिर्फ एक चीज पर फोकस करें और छोटे छोटे स्टेप्स में सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो सीख रहे हैं तो पहले सिर्फ एक हाथ से बजाना सीखें, फिर दूसरे हाथ से, और फिर दोनों को मिलाकर प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग हर स्टेप को बेहतर तरीके से समझेगा और तेजी से मास्टर करेगा। दूसरा स्टेप है रेपिटेशन विथ वेरिएशन। सिर्फ बार बार रिपीट करने से ही कोई स्किल परफेक्ट नहीं बनती, बल्कि आपको वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। रिसर्च दिखाती है कि जब हम एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से सीखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से उसे प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो हर बार अलग अलग टोन, शब्दों और एक्सप्रेशंस के साथ प्रैक्टिस करें।
इससे आपका ब्रेन ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा और आप किसी भी परिस्थिति में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरा स्टेप है डिलिबरेट प्रैक्टिस। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करने से वे एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन असल में स्मार्ट प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करें और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार एनालाइज करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई एथलीट रोज 5 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहा, तो वह ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर वह हर दिन अपनी परफॉर्मेंस का विश्लेषण करे और अपनी कमजोरियों पर फोकस करे, तो उसकी स्किल्स तेजी से इंप्रूव होंगी। चौथा स्टेप है इमीडिएट फीडबैक लूप। फीडबैक के बिना मास्टरी संभव नहीं है। जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आप लगातार गलतियां कर रहे हैं और उन्हें सुधार नहीं रहे, तो आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप किसी मेंटोर, कोच या किसी अनुभवी व्यक्ति से फीडबैक लें। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज और एआई बेस्ड लर्निंग सिस्टम भी इंस्टेंट फीडबैक देने लगे हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको सुधारने के टिप्स देते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है फ्लो स्टेट यूटिलाइजेशन। जब आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको डीप फोकस की जरूरत होती है। कॉटलर बताते हैं कि जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारा दिमाग पूरी तरह से किसी टास्क में डूबा होता है, तब हम 500% ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं। फ्लो में जाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा, अपने लिए एक सही माहौल बनाना होगा और लगातार चुनौतीपूर्ण टास्क्स पर काम करना होगा। जब आप सही तरीके से फ्लो में जाने लगते हैं, तो आपकी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इन 5 स्टेप्स को अपनाकर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्किल में तेजी से मास्टरी हासिल कर सकता है। यह सिर्फ टैलेंट या मेहनत की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी को कितनी स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग इन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अपनाकर असंभव को संभव बनाते हैं, और अगर आप भी अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको भी इन्हें अपनाना होगा। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि क्रिएटिविटी एक जन्मजात टैलेंट है, या तो आप क्रिएटिव होते हैं या नहीं। लेकिन स्टीवन कॉटलर इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। वे बताते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक नेचुरल गिफ्ट नहीं, बल्कि यह एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन और आइडिया एसोसिएशन पर काम करता है, यानी यह नई चीजों को जोड़कर और पैटर्न बनाकर इनोवेटिव आइडियाज पैदा करता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही तरीके अपनाते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों। क्रिएटिविटी का पहला नियम यह है कि यह एक प्रोसेस है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं। जब लोग किसी महान लेखक, वैज्ञानिक या कलाकार को देखते हैं, तो वे यह सोचते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी अपने आप बाहर आती है, लेकिन असलियत में उनकी सफलता के पीछे सालों की प्रैक्टिस और सही स्ट्रेटजी होती है। उदाहरण के लिए, पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं, लेकिन उनमें से केवल कुछ 100 ही प्रसिद्ध हुईं। इसका मतलब यह है कि क्रिएटिव लोग लगातार नए आइडियाज पर काम करते रहते हैं और बार बार कोशिश करते हैं, जिससे उनकी सोचने और नया बनाने की क्षमता तेज होती जाती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि क्रिएटिविटी का सीधा संबंध इंस्पिरेशन और हार्डवर्क से है। रिसर्च बताती है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, ट्रैवल करते हैं, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं या नए लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा ब्रेन जितनी ज्यादा अलग अलग जानकारियों को प्रोसेस करता है, उतना ही ज्यादा नए कनेक्शंस बनाता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए कॉटलर सलाह देते हैं कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और लगातार लर्निंग करते रहना होगा। इसके अलावा क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का एक और तरीका है डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि किसी भी समस्या का हल निकालते समय एक ही समाधान पर टिके रहने के बजाय अलग अलग संभावनाओं पर विचार करना। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक नया बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ एक प्लान पर फोकस करने के बजाय कई अलग अलग अप्रोच ट्राई करनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और थॉमस एडिसन इसी माइंडसेट का इस्तेमाल करते थे। वे कभी भी सिर्फ एक आइडिया पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके नए और बेहतर सॉल्यूशंस खोजते थे। कोटलर यह भी बताते हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए फ्लो स्टेट बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी टास्क में पूरी तरह से डूब जाते हैं और बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है और नए आइडियाज उत्पन्न करता है। रिसर्च दिखाती है कि फ्लो में रहने पर हमारा ब्रेन 500% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम को इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि आप बार बार फ्लो में जा सकें। आखिर में कोटलर यह समझाते हैं कि क्रिएटिविटी केवल एक स्किल ही नहीं, बल्कि यह एक मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतनी ही यह मजबूत होती जाएगी। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को चैलेंज देंगे, नए आइडियाज पर काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और गलतियों से सीखेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिविटी को एक प्रोसेस मानते हैं, न कि कोई रहस्यमय टैलेंट। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि आप क्रिएटिव नहीं हैं तो यह सिर्फ एक मिथक है। सच्चाई यह है कि आप सही स्ट्रेटजी अपनाकर खुद को अनलिमिटेड क्रिएटिविटी की ओर ले जा सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेक थ्रू आइडियाज अचानक किसी जादुई पल में आते हैं, लेकिन विज्ञान इसे कुछ और ही कहता है। स्टीवन कोटलर के अनुसार ब्रेक थ्रू आइडियाज कोई संयोग नहीं होते, बल्कि यह एक पैटर्न पर चलते हैं। जब हमारा दिमाग अलग अलग जानकारियों को प्रोसेस करता है, तब यह नए कनेक्शंस बनाता है जिससे क्रिएटिव इंसाइट्स जन्म लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं और ज्यादा इनोवेटिव बन सकते हैं अगर हम सही तकनीकों को अपनाएं। इसका मतलब है कि इनोवेशन केवल टैलेंट या भाग्य की बात नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली स्किल है। सबसे पहले ब्रेक थ्रू आइडियाज के लिए इंक्यूबेशन पीरियड बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी समस्या पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार उस पर सोचता रहता है, भले ही हम एक्टिवली उस पर फोकस ना करें। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी मुश्किल समस्या पर काम करने के बाद ब्रेक लेते हैं, जैसे टहलने जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या किसी दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उस समस्या का हल खोजता रहता है। यही कारण है कि कई महान इनोवेटर्स को उनके सबसे अच्छे आइडियाज तब आए जब वे किसी और चीज में व्यस्त थे। दूसरी जरूरी चीज है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी समस्याओं का हल निकालने के लिए कई अलग अलग एंगल से सोचना। जब हम सिर्फ एक ही समाधान पर फोकस करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को सीमित कर देते हैं, लेकिन जब हम कई संभावनाओं पर विचार करते हैं और असामान्य तरीकों से सोचते हैं तो ब्रेक थ्रू आइडियाज जन्म लेते हैं। उदाहरण के लिए, एलन मस्क और स्टीव जॉब्स की सफलता का कारण यह था कि वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज से इंस्पिरेशन लेते थे। जब स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लास ली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह सीख उनकी भविष्य की डिजाइन फिलॉसफी को बदल देगी और एप्पल को दुनिया की सबसे आइकॉनिक कंपनियों में से एक बना देगी। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है रिस्क टेकिंग माइंडसेट। कई लोग इनोवेटिव आइडियाज इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं, लेकिन कोटलर बताते हैं कि असली इनोवेशन तभी होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करने को तैयार होते हैं और फेलियर को सीखने का हिस्सा मानते हैं। अगर आप इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि हर बड़ा ब्रेक थ्रू आइडिया कई असफलताओं के बाद आया है। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग करने के बाद लाइट बल्ब का सही डिजाइन खोजा था। इसलिए अगर आप ज्यादा इनोवेटिव बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने और एक्सपेरिमेंट करने की आदत डालनी होगी। क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए एक और कारगर तरीका है फ्लो स्टेट में जाना। जब हम पूरी तरह से किसी टास्क में डूब जाते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा तेजी से और कुशलता से काम करता है। रिसर्च के अनुसार फ्लो में रहने से हमारी क्रिएटिविटी 400 से 700% तक बढ़ सकती है।
जब वैज्ञानिक और आर्टिस्ट अपने सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज हासिल करते हैं, तब वे अक्सर इसी स्टेट में होते हैं। फ्लो में जाने के लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं, अपने काम के प्रति गहरी रुचि विकसित करें और खुद को चैलेंजिंग टास्क्स में इन्वॉल्व करें। अंत में कॉटलर यह समझाते हैं कि ब्रेक थ्रू आइडियाज का सीधा संबंध इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग से है। जब हम एक ही फील्ड में सीमित रहकर सोचते हैं तो हमारी इनोवेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन जब हम अलग अलग विषयों से सीखते हैं और नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से नए कनेक्शंस बनाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स ने हमेशा खुद को विभिन्न विषयों में एक्सपर्ट बनाया, चाहे वह लियोनार्डो दा विंची हों, जो एक साथ पेंटर, साइंटिस्ट और इंजीनियर थे, या फिर एलन मस्क, जो स्पेस, एनर्जी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक साथ क्रांति ला रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रेक थ्रू आइडियाज कोई रहस्य नहीं है। ये उन लोगों के पास आते हैं जो सही माइंडसेट अपनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते, अलग अलग विषयों से सीखते हैं और अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा चैलेंज करते हैं। अगर आप भी ज्यादा इनोवेटिव बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और नए आइडियाज पर लगातार काम करना होगा। असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता, बस हमारा दिमाग हमें सीमित करने की कोशिश करता है। स्टीवन कॉटलर के अनुसार क्रिएटिविटी का तीसरा नियम यही है। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की लिमिटेशंस को तोड़ना होगा और इम्पॉसिबल थिंकिंग को अनलॉक करना होगा। इतिहास में जितने भी महान इनोवेटर्स, साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स हुए हैं, उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी और उन चीजों को हासिल किया जिन्हें बाकी दुनिया असंभव मानती थी। तो सवाल यह उठता है कि हमारा दिमाग असंभव को संभव में बदलने के लिए कैसे रिप्रोग्राम हो सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग ज्यादातर पैटर्न बेस्ड थिंकिंग करता है। इसका मतलब यह है कि हम वही चीजें सोचते और करते हैं जो हमने पहले सीखी होती हैं। जब हम किसी नए और बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे तुरंत असंभव मान लेता है, क्योंकि उसने पहले कभी वैसा नहीं किया। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने सोचने के पैटर्न को बदलें और अपने ब्रेन को ज्यादा चैलेंजिंग चीजों की ओर पुश करें तो यह नए रास्ते खोलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ सकता है तो वह 10 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। बस उसे अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स, यानी खुद को धीरे धीरे कठिन टास्क्स के लिए तैयार करना। कॉटलर बताते हैं कि जब भी हम किसी मुश्किल चीज पर काम करते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो हमारा ब्रेन नई सीमाएं तय करने लगता है। इसे कॉग्निटिव एक्सपेंशन कहते हैं। यानी अगर आप रोजाना अपनी क्षमताओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं तो आपका दिमाग धीरे धीरे असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी स्वीकार करने लगता है। ये वही स्ट्रेटजी है जो ओलंपिक एथलीट्स, टॉप एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिफिक इनोवेटर्स इस्तेमाल करते हैं। वे छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करते हैं और फिर अपनी लिमिट्स को पुश करते जाते हैं, जिससे वे अपने फील्ड में अविश्वसनीय सफलता हासिल कर पाते हैं। तीसरी बात यह है कि असंभव को संभव बनाने के लिए आपको अपने दिमाग को अनकन्वेंशनल थिंकिंग सिखाना होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करें तो सबसे आसान और सीधा तरीका न अपनाएं, बल्कि खुद से यह सवाल करें, अगर सीमाएं न होती तो मैं इस समस्या को कैसे हल करता। यह सोचने का तरीका आपके दिमाग को एक अलग दिशा में धकेलता है और नए आइडियाज को जन्म देता है। एलन मस्क इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अपनाते हैं, यानी किसी भी समस्या को जड़ से समझकर सबसे बेसिक लेवल से इनोवेशन शुरू करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, रीयूजेबल रॉकेट्स और ब्रेन चिप जैसी क्रांतिकारी चीजों को संभव बना दिया। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाने और पुरानी सोच को बदलने की क्षमता रखता है। रिसर्च बताती है कि जब हम खुद को मुश्किल और अनिश्चित परिस्थितियों में डालते हैं तो हमारा ब्रेन तेजी से नया सीखता है और ज्यादा क्रिएटिव बनता है।
इसलिए कॉटलर सलाह देते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को असंभव चीजों पर विश्वास दिलाना चाहते हैं तो आपको खुद को बार बार नई और मुश्किल परिस्थितियों में डालना होगा ताकि आपका ब्रेन नई संभावनाओं को स्वीकार करना सीखे। अंत में असंभव को संभव बनाने के लिए एक और जरूरी चीज है, मूनशॉट थिंकिंग। इसका मतलब है कि आपको छोटे सुधारों की बजाय बड़े असाधारण लक्ष्य सेट करने चाहिए। अगर आप केवल 10% सुधार की सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से सोचेगा, लेकिन अगर आप 10 गुना बड़ा सोचेंगे तो आपका दिमाग नए और क्रांतिकारी सॉल्यूशंस निकालने पर मजबूर होगा। गूगल के एक्स लैब और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इसी थ्योरी पर काम करती हैं। वे छोटे छोटे सुधारों पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाले आइडियाज पर ध्यान देती हैं। तो अगर आप अपने दिमाग को इम्पॉसिबल थिंकिंग के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के पैटर्न को रीसेट करना होगा, अपनी लिमिट्स को लगातार पुश करना होगा और खुद को मुश्किल चैलेंजेस में डालना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग नए रास्ते खोजने लगेगा और असंभव चीजों को भी हकीकत में बदल देगा। यही वह माइंडसेट है जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया, इंटरनेट का आविष्कार कराया और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव क्रांतियों को संभव बनाया। क्रिएटिविटी सिर्फ एक प्राकृतिक टैलेंट नहीं है, बल्कि यह सही मानसिक ढांचे, मेंटल मॉडल्स को अपनाने से विकसित की जा सकती है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि जब हम बड़े इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों और आर्टिस्ट्स का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि वे अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपनी समस्याओं को हल करने और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ खास मानसिक मॉडल्स का उपयोग करते हैं। इन मानसिक मॉडल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने से हमारा दिमाग तेजी से नए आइडियाज को जनरेट कर सकता है और असंभव लगने वाली समस्याओं को हल कर सकता है। पहला महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। यह मॉडल हमें किसी भी समस्या को उसकी मूल जड़ों तक तोड़ने और फिर वहां से नए समाधान खोजने में मदद करता है। ज्यादातर लोग जब किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो वे पारंपरिक तरीकों पर भरोसा करते हैं, लेकिन असली इनोवेटर्स समस्या को बुनियादी स्तर पर समझते हैं और फिर एक नया, बेहतर समाधान खोजते हैं। एलन मस्क इसी मॉडल का उपयोग करते हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने का सोचा तो उन्होंने पारंपरिक बैटरियों की लागत को चुनौती दी और एक नए तरीके से कार डिजाइन की। दूसरा मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब यह है कि किसी भी निर्णय के सिर्फ प्रत्यक्ष परिणामों को देखने की बजाय हमें उसके दूरगामी प्रभावों के बारे में भी सोचना चाहिए। महान इनोवेटर्स हमेशा यह सोचते हैं कि उनके आज के निर्णय का कल और परसों पर क्या असर पड़ेगा। यह मॉडल हमें गहरी सोचने की क्षमता देता है और हमारे इनोवेशन प्रोसेस को ज्यादा प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उसे सिर्फ अभी की जरूरतों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि भविष्य में आने वाले बदलावों और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा प्रभावी मानसिक मॉडल है लैटरल थिंकिंग। यह हमें परंपरागत सोच से बाहर निकलकर नए और अनोखे समाधान खोजने में मदद करता है। जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर सबसे आसान और सीधे रास्ते को चुनता है, लेकिन लैटरल थिंकिंग हमें अलग अलग एंगल से सोचने के लिए मजबूर करता है, जिससे हम नए और अनोखे समाधान निकाल पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एयरलाइन कंपनियों को अपने खर्च कम करने थे तो उन्होंने सोचा कि यात्रियों से अलग अलग सुविधाओं के लिए पैसे लिए जाएं, जिससे टिकट की बेसिक कीमत कम हो सके। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका था जिससे एयरलाइन इंडस्ट्री में क्रांति आ गई। चौथा महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है इन्वर्जन थिंकिंग। इसका मतलब है कि हमें समस्या को हल करने के लिए सीधा तरीका अपनाने की बजाय उल्टा सोचना चाहिए। यानी अगर हमें सफलता चाहिए तो पहले यह सोचना चाहिए कि असफलता किन कारणों से होती है और फिर उन कारणों से बचना चाहिए। चार्ली मंगर, जो कि वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर हैं, इस मॉडल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वे किसी भी इन्वेस्टमेंट में यह सोचने से पहले कि उसमें पैसा कैसे कमाया जाए, पहले यह सोचते हैं कि उसमें पैसा कैसे गंवाया जा सकता है। इससे वे गलतियों से बचते हैं और ज्यादा अच्छे निर्णय लेते हैं। पांचवा मॉडल है
द मेडिसी इफेक्ट। ये बताता है कि सबसे बड़ा इनोवेशन तब होता है जब अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को आपस में मिलाया जाता है। जब दो या ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज, विचारधाराएं या कल्चर्स मिलते हैं तो नए और अनोखे आइडियाज निकलते हैं। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों की नॉलेज का मेल था। उदाहरण के लिए, जब गणित और कला को मिलाया गया तो ग्राफिक डिजाइन और कंप्यूटर विजुअलाइजेशन जैसी नई फील्ड्स का जन्म हुआ। अंत में कॉटलर यह समझाते हैं कि इन मानसिक मॉडल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से हम ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बन सकते हैं। जब भी आप किसी समस्या को हल कर रहे हों तो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से मत सोचिए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से उसे जड़ से समझिए, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से उसके दूरगामी प्रभावों को देखिए, लेटरल थिंकिंग से नए एंगल्स खोजिए, इन्वर्शन थिंकिंग से गलतियों को पहचानिए और मेडिसी इफेक्ट से अलग अलग ज्ञान को मिलाकर नए आइडियाज बनाइए। अगर आप इन मानसिक मॉडल्स का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप किसी भी समस्या का नया और प्रभावी समाधान निकाल सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को नए स्तर तक ले जा सकते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ अच्छे आइडियाज सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को हकीकत में बदलना भी उतना ही जरूरी है। स्टीवन कॉटलर बताते हैं कि अधिकतर लोग नए और इनोवेटिव आइडियाज तो सोच लेते हैं, लेकिन वे उन्हें सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स होने के बावजूद कुछ ही लोग अपनी क्रिएटिविटी को असली सफलता में बदल पाते हैं। इसका कारण है कि वे सही रोड मैप को फॉलो नहीं करते। इस चैप्टर में कॉटलर ने आइडिया जनरेशन से लेकर उसके सफल एग्जीक्यूशन तक का पूरा प्रोसेस बताया है, जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन, यानी नए और इनोवेटिव आइडियाज सोचना। जब भी हम किसी समस्या को हल करने या कुछ नया बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। लेकिन कॉटलर बताते हैं कि सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रिगर करना होगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अलग अलग विषयों पर पढ़ना चाहिए, नई जगहों पर जाना चाहिए और नए अनुभव लेने चाहिए। जब हमारा दिमाग अलग अलग स्रोतों से जानकारी लेता है तो वह नए पैटर्न्स को जोड़कर नए आइडियाज को जन्म देता है। यही कारण है कि सबसे बड़े इनोवेटर्स अक्सर कई अलग अलग क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। दूसरा स्टेप है रिफाइनमेंट, यानी अपने आइडियाज को परखना और बेहतर बनाना। हर आइडिया पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए जब भी आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आए तो उसे तुरंत अपनाने की बजाय उसे टेस्ट कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वह वास्तव में उपयोगी है। कॉटलर बताते हैं कि सफल इनोवेटर्स अपने आइडियाज को लगातार परखते रहते हैं और उन्हें बेहतर बनाते रहते हैं। तीसरा स्टेप है प्लानिंग, यानी आइडिया को लागू करने की रणनीति बनाना। एक अच्छा आइडिया भी तभी सफल हो सकता है जब उसके पीछे सही योजना हो। कोटलर का कहना है कि आपको अपने आइडिया को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना चाहिए और उसे एक रोड मैप के रूप में बनाना चाहिए। अगर आप अपने आइडिया को एक बड़े मुश्किल लक्ष्य के रूप में देखेंगे तो वह आपको असंभव लगेगा, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांट देंगे तो उसे लागू करना आसान हो जाएगा। चौथा स्टेप है एग्जीक्यूशन, यानी अपने आइडिया को हकीकत में बदलना। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आइडियाज को बस सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में नहीं उतारते। कॉटलर बताते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान सबसे जरूरी चीज होती है ग्रिट, यानी लगातार मेहनत करने की क्षमता। जब आप अपने आइडिया पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आपका आइडिया काम नहीं कर रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको धैर्य रखना होता है और लगातार कोशिश करनी होती है। पांचवां स्टेप है इटरेशन, यानी लगातार सुधार करते रहना। कोई भी आइडिया पहली बार में पूरी तरह से सफल नहीं होता। जब आप अपने आइडिया को हकीकत में बदलते हैं तो आपको बार बार उसे टेस्ट करना पड़ता है, उसमें सुधार करना पड़ता है और उसे और बेहतर बनाना पड़ता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स के कई अलग अलग वर्जन लॉन्च करते हैं
और उन्हें ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर सुधारते रहते हैं। कॉटलर बताते हैं कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे, आइडिया जनरेशन से लेकर रिफाइनमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इटरेशन तक, तो आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ एक सोच तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह असली सफलता में बदल जाएगी। जब आप इस रोड मैप को अपनाते हैं, तो आप न केवल ज्यादा इनोवेटिव बनते हैं, बल्कि आप अपने आइडियाज को दुनिया में एक वास्तविक प्रभाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि असंभव को संभव कैसे बनाया जाए, बल्कि सवाल ये है, क्या आप खुद को उस प्रोसेस के लिए तैयार कर सकते हैं? क्योंकि जब आप सही माइंडसेट, सही स्ट्रैटेजी और सही एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो कल आपको नामुमकिन लगता था, वही आज आपकी हकीकत बन जाता है। हर महान इनोवेशन, हर बड़ा आविष्कार, हर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस किसी न किसी ने पहले असंभव ही समझी थी। लेकिन वे लोग जो इस गेम को समझते हैं, वे जानते हैं कि असंभव बस एक परसेप्शन है, एक लिमिट है जो हम खुद सेट कर लेते हैं। जब आप उन लिमिट्स को पुश करना शुरू करते हैं, तो एक समय बाद वे गायब हो जाती हैं। स्टीवन कॉटलर की ये बुक हमें यही सिखाती है, कैसे खुद की सोच को रीप्रोग्राम करें, कैसे लगातार मोटिवेटेड रहें, कैसे तेजी से सीखें, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करें और कैसे फ्लो स्टेट में जाकर पीक परफॉर्मेंस दें। जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। अब बारी आपकी है। आपने इस पूरी समरी को सुना, इससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन असली सवाल ये है, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट करके बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा असंभव क्या है जिसे आप इस साल संभव बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको यह लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी लाइफ बदल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, असंभव कुछ भी नहीं, बस सही माइंडसेट, सही स्ट्रैटेजी और सही एक्शन चाहिए।